दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हम जो दोस्तों एचपी सेट के प्रश्न पत्र हल कर रहे थे 2014 का हम तीसरा प्रश्न पत्र आज हल करेंगे। इससे पहले हमने 2014 का जो दूसरा प्रश्न पत्र उसको हल किया था और 13 के भी हमने कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई हुई है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमारे सामने ये प्रश्न पत्र 3 जो है 2014 का, इसके 75 प्रश्न होंगे तो इनको हम करते हैं। PYQ हैं ये दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये प्रश्न बन सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि इस तरह के जो ये प्रश्न हैं हो सकता है कि फॉर्मेट इसी तरह का रहे या प्रश्न रिपीट हो। कुछ एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो आपको ध्यान देने के संबंध में। तो मैंने पहले भी कहा था दोस्तों ये 2014 का प्रश्न पत्र है, परंतु इसको जो PPSC द्वारा कंडक्ट करवाया गया था वो 17 जनवरी 2015 को करवाया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 75 प्रश्न होंगे यहाँ पे, ठीक है, और 150 पूर्णांक थे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी हम देखेंगे। आज भी जहाँ पे मुझे लगेगा कि कुछ बताना होगा तो वहाँ पे बता भी देंगे हम। अगला देखिए, प्रश्न पहला ही है हमारा कि धर्म को यहाँ पे को पढ़ा जा रहा है। धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है, ठीक है। धर्म का जो प्रभाव है कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं पर चलता है। उपयुक्त कथन किसका है दोस्तों? ये पीताम्बर दत्तवर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या राम अवतार शर्मा। तो ये किसका कथन हो सकता था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है दोस्तों, ठीक है। उनका जो चिंतामणि नामक निबंध है उससे ये उद्धृत है। अगला देखिए, अब्राहम जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार भक्ति, ठीक है। ये जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार भक्ति पूछी गई, उन्होंने क्या कहा है भक्ति के संबंध में, ठीक है। तो ये देखिए, भारतीय विचार चिंताधारा का सहज विकास है, हत दर्प प्राकृत जाति का प्रतिफलन है, ठीक है, ईसाइयत की देन है, दक्षिण की देन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका विकल्प सी यानी कि तीसरा से हो जाएगा। ईसाइयत की देन मानी है भक्ति को, ठीक है, कि भक्ति काल जो या भक्ति जो आंदोलन शुरू हुआ था हिंदी साहित्य में, ठीक है, मध्यकालीन हिंदी साहित्य में जो भक्ति आंदोलन शुरू होता है उसको ईसाइयत की देन मानने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन थे। भारतीय चिंताधारा का सहज विकास, ठीक है, ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हतप्रद, ठीक है, हत दर्भ प्राजी जाति का प्रतिफलन, ये रामचंद्र शुक्ल, ये भी रामचंद्र शुक्ल का है, दक्षिण में उत्पत्ति मानते हैं। अगला देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका मानने वाले इतिहासकार कौन है? ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में, ठीक है, शिल्पियों और जाटों किसानों के प्रमुख भूमिका मानने वाले विद्वान कौन से हैं? ये आपसे पूछा गया है। इरफान हबीब है, रोमिला थापर है, रामशरण शर्मा है और बिपिन चंद्र है। ये 4 आपके विकल्प थे। तो यहाँ पे आपका विकल्प पहला ए सही हो जाएगा दोस्तों, इरफान हबीब ने माना है, ठीक है, ये इतिहासकार हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पंक्ति का संबंध उल्टवांशी से है? ठीक है, उल्टवांशियाँ हमें कहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है दोस्तों? आदिकालीन साहित्य सिद्ध और नाथों से मिलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि विकसित कहाँ पे होती है? पल्लवित कहाँ पे होती हैं वो होती है दोस्तों निर्गुण साहित्य में, भक्तिकालीन, ठीक है। तो इनमें से उल्टवांशी कौन सी आपको बताना है? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, बादर वर्षा प्रेम का भीज भीज गया सबंग, सदगुरु मिले मारिया बाण भरी धरी करी सुधी मूठी, जल में सिंह घर करें मछली चढ़े खजूरी। ये 4 आपके विकल्प हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे अंतिम ही सही हो जाएगा क्योंकि ये उल्टवांशी है। बाकी ये देख सकते हैं कबीर के दोहे हैं दोस्तों, ये ठीक है, ये कबीर के दोहे हैं, हमें पता भी लग रहा था। अगला देखिए, जायसीकृत पद्मावत की विशेषता नहीं है दोस्तों, इनमें से पद्मावत की विशेषता पूछी गई है। लोक सामान्य भावभूमि, मार्मिक स्थलों की पहचान, सर्गों में विभाजन या पूर्व राग का चित्रण, ठीक है। तो इसमें से क्या नहीं हो सकता है ये आपको बताना था दोस्तों। यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही जाएगा? सर्गों में विभाजन। इसका सर्गों में विभाजन नहीं है, इसको खंडों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, ठीक है। सर्ग इसके नहीं है, इसके खंड हैं, ठीक है। तो खंडों में हम कह सकते थे, सर्गों में नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो सी विकल्प आपका सही है। बाकी लोक सामान्य भावभूमि है, यहाँ पे लोक का चित्रण आया है, ठीक है। मार्मिक स्थलों की पहचान भी, मार्मिक स्थल भी है जहाँ कहीं आपको यहाँ इसमें देखने को मिलेगी। पूर्व राग का चित्रण भी है, ठीक है, पूर्व राग का चित्रण भी जब सुआ सुनाता है उसको प्रेम कहानी या उसका जिक्र करता है, ठीक है, पद्मावती का,
तो वहाँ पे पूर्व राग भी उत्पन्न होता है और पूर्व राग के कारण ही जो हैं वो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भक्ति काल की किस धारा में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति स्थूल गोचर विशिष्ट प्रतीकों के माध्यम से हुई है? ध्यान से देख लीजिए कि भक्ति काल की किस धारा में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति स्थूल गोचर विशिष्ट प्रतीकों के माध्यम से हुई है? ज्ञान मार्गी काव्य है, प्रेमाख्यान काव्य है, कृष्ण भक्ति काव्य है, या राम भक्ति काव्य? तो इसमें से आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों? प्रेमाख्यान काव्य, जो कि सूफी काव्य भी हम इनको कह सकते हैं। चलिए अगला देखिए, सूरसागर का आधार क्या है दोस्तों? सूरसागर का जो आधार ग्रंथ है वो क्या है? महाभारत है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, या गर्ग संहिता है, या उसके बाद है श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है, या श्रीमद् भागवत, यहाँ पे श्रीमद् भागवत पुराण होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण ही है। ठीक है, सूरसागर का आधार ग्रंथ। अगला देखिए, तुलसी की कौन सी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है दोस्तों? कवितावली, विनय पत्रिका, रामलला नछू, या गीतावली? ठीक है, तो कौन सी लिखी गई है दोस्तों? रामलला नछू, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। ठीक है, ये जो रचनाएं हैं ये ब्रजभाषा में हैं। अगला देखिए, केशवदास के आचार्य कर्म में किन संस्कृत आचार्य ग्रंथों को आधार बनाया गया है? ठीक है, केशवदास के जो आचार्य, केशवदास ने अपना आचार्य जो आचार्यत्व के लिए जो उन्होंने लिखा है, कहा है, ठीक है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभरित भूषण बिनु न विराजे कविता बनिदामित, इस तरह के जिनके ये जो उन्होंने कहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प पहला सही हो जाएगा, भामा और उद्भट। ठीक है, जो ये जो पंक्तियां हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभृत भूषण बिनु न विराजे कविता बनितामित, ठीक है, ये भामा की जो पंक्ति हैं दोस्तों, न कातमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, उससे ये उसका आप पृष्ठ प्रश्न कह सकते हैं आप। ठीक है, तो उद्भट और भामा के जो ग्रंथ हैं उनको आधार बनाया था केशवदास जी ने। चलिए अगला देखिए, यदि प्रबंध काव्य एक व्यवस्थित वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। उपयुक्त पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के मुक्तकों की चर्चा करते हुए कही हैं? घनानंद, बिहारी, मतीराम, या ठाकुर? तो किसके लिए दोस्तों ये पंक्तियां कही गई हैं? बिहारी के लिए, और बहुत बार ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। अगला देखिए, भूषण के ग्रंथ शिवराज भूषण में मुख्यतः निरूपण हुआ है, किसका निरूपण हुआ है? रसों का, ध्वनि का, शब्द शक्तियों का, या अलंकारों का? ठीक है, तो दोस्तों अलंकारों का निरूपण हुआ है। जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। प्रेम मार्ग कैसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी कैसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ? उपयुक्त कथन किस कवि के संदर्भ में है? आलम, गंग, घनानंद, या बेणी प्रवीण? ठीक है, तो किसके संबंध में दोस्तों? ये घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत में आधुनिकता का वैचारिक आधार नहीं है। ठीक है, भारत में जो आधुनिकता है, ठीक है, जो आधुनिकता आई है उसका वैचारिक आधार क्या नहीं है ये आपको बताना था। पूंजीवाद, औद्योगिकरण, प्रेस का आगमन, या राजतंत्र? ठीक है, तो क्या नहीं है ये आपको बताना था दोस्तों। यहाँ पे सबको ही पता चल रहा है राजतंत्र, क्योंकि राजतंत्र तो 1947 के बाद खत्म हो गया, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना होती है, ना कि राजतंत्र की। ठीक है, तो आधुनिकता की ये तीनों आधार हैं। पूंजीवाद भी है, ठीक है, पूंजीवाद भी आधुनिकता का आधार है। औद्योगिकरण है, ठीक है, प्रेस का आगमन है, ठीक है, प्रेस यानी कि जो मीडिया है हमारा, ठीक है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है आधुनिकता के लिए। ठीक है, ना कि राजतंत्र का। राजतंत्र तो खत्म हो गया है। अगर यहाँ पे लोकतंत्र होता तो भी हम कह सकते थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या बन जाता है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा बना है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी नवजागरण के चतुर्थ उत्थान का पुरोधा पुरुष कहा गया है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी नवजागरण के चतुर्थ उत्थान का पुरोधा कहा गया है। कहा है या कहा गया है, किसने कहा है? ये तो ये प्रश्न बन गया था दोस्तों। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्थ उत्थान का पुरोधा कहा गया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा, मेनेजर पांडे ने कहा, रामविलास शर्मा या विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा। ठीक है, तो किसने कहा था दोस्तों? ये रामविलास शर्मा ने कहा है दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्र पुस्तक की रचना की थी रामविलास शर्मा जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर भी और भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी। ठीक है, अगला देखिए, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1901, 1914, 1917 या 1925? ठीक है, तो 1914 है दोस्तों। यहाँ पे मैं प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं ये आप मुझे बताएंगे। अगला देखिए, मैथिलीशरण गुप्त द्वारा अनुदित रचना कौन सी है दोस्तों? उमर खयाम की रुबाइयाँ, एकांतवासी योगी, कुमार संभव सारे, या ऋतु संहार? ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त जी की कौन सी रचना जो है वो अनुदित है? उमर खयाम की रुबाइयाँ। ठीक है, इनको इन्होंने अनुदित किया है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला,
सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसका विकल्प आपका दोस्तों सी से हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियां हैं, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान। अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद पर किस दर्शन का प्रभाव था? वैष्णव, शैव, सांख्य या बौद्ध? ठीक है, तो दोस्तों शैव दर्शन का प्रभाव था इसको इन पर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद पर। अगला देखिए, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि कवित्री नहीं है दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या केदारनाथ अग्रवाल? ठीक है, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के जो कवि हैं वो केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, क्योंकि ये प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रथम कवि कौन है दोस्तों? श्रीधर पाठक, महर्षि शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मुकुटधर पांडे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस रचनाकार की कविताएं वेदना में जन्म लेकर करुणा में पर्यवसित होती हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शकुंत माथुर या कीर्ति चौधरी? ठीक है, वेदना में जन्म लेती है, करुणा में पर्यवसित होती हैं। ठीक है, तो वो कौन है दोस्तों? किन की कविताएं हैं? विकल्प आपका ए ही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, महादेवी वर्मा को वेदना की कवित्री भी कहा जाता है। अगला देखिए, इतिहासवाद का संबंध किस विचारधारा से दोस्तों? ठीक है, इतिहासवाद का संबंध किस धारा से है? रूपवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या अस्तित्ववाद? ठीक है, इतिहासवाद की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इतिहासवाद का संबंध किससे रहा है दोस्तों? मार्क्सवाद से। दोस्तों अब जब आप मार्क्सवाद को पढ़ेंगे तो मार्क्सवाद के दो भेद किए जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक इतिहासवाद भी होगा। ठीक है, अगला देखिए, अस्तित्ववाद के विचारक कौन है दोस्तों? कार्ल मार्क्स, रामविलास शर्मा, जीवनपाल सात्र या मिशेल फुकरो? ठीक है, तो ये चार आपके विकल्प हैं। तो इसमें से अस्तित्ववाद के जो विचारक हैं, ठीक है, थिंकर हैं, वो जीवनपाल सात्र हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये प्रश्न दोस्तों एक बार पूछा भी गया हुआ है एचपी सेट में ही, 2013 में हमने जब प्रश्न सोल्व किए थे तो वहाँ पे ये प्रश्न बना था। ठीक है, तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं दोस्तों? ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ हैं। अगला देखिए, हिंदी में प्रयोगधर्मिता का कवि किसे माना जाता है दोस्तों? ठीक है, हिंदी में प्रयोगधर्मिता का कवि किसे कहा गया है? अगे, राम कुमार वर्मा, रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार? ठीक है, तो आसान सा ये प्रश्न पूछा गया है। प्रयोगधर्मिता का कवि अगे को कहा जाता है। हाय हाय टॉलस्टॉय। ठीक है, टॉलस्टॉय, कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते। उपरोक्त पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? ठीक है, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह और नागार्जुन। ठीक है, तो कौन होंगे दोस्तों इसके? आपको ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं दोस्तों वो आपके मुक्तिबोध हैं। ठीक है, कौन है? मुक्तिबोध हैं। चलिए अगला देखिए, समकालीन कवियों में किसका संबंध सक्रिय पत्रकारिता से रहा है? ठीक है, समकालीन से कौन से कवि हैं जो पत्रकारिता से जुड़े रहे? तो वो कौन से कवि हो जाएंगे दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे रघुवीर सहाय हो जाएगा। ठीक है, रघुवीर सहाय। मिथकीय चेतना के कवि कौन है दोस्तों? कुंवर नारायण, अरुण कमल, राजेश जोशी या उदय प्रकाश? ठीक है, तो मिथकीय चेतना के कवि हैं कुंवर नारायण। अगला देखिए, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपयुक्त कथन किसका है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद जी का। ठीक है, तो ये किसका कथन हो जाएगा? प्रेमचंद जी का कथन है ये दोस्तों। अगला देखिए, चंद्रकांता किस श्रेणी का उपन्यास है? जासूसी, आयारी, उसका सामाजिक या धार्मिक? ठीक है, तो चंद्रकांता जो ये उपन्यास है दोस्तों ये आयारी उपन्यास है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में गोदान के संदर्भ में कौन सा पात्र समूचे सही है? कौन सा सही है दोस्तों? होरी, धनिया, गोबर, होरी, झुनिया, सूरदास, होरी, बुधिया, गोबर, होरी, सिलिया, जुम्मन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये प्रश्न पूछा गया है बेसिकली, अगर आसान कर दूं मैं, कि जो इन चारों युग्मों में से गोदान उपन्यास के पात्र कौन से हैं जो कि सही हो? तीनों के तीनों, होरी, धनिया और गोबर। ठीक है, तो आपका पहला ही विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? खंडों की निम्नलिखित क्रम सूची किस उपन्यास में है? खंडों की
ठीक है, जैसे प्रथम खंड उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड बीज और अंकुर, तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, तो किस उपन्यास में आई है ये आपसे पूछा गया है। मैलांचल, बूंद और समुद्र, शेख एक जीवनी, जहाज का पंछी। ठीक है, तो कौन से उपन्यास में आई है ये प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, ये शेखर एक जीवनी में आई है। ठीक है, शेखर एक जीवनी में। अगला देखिए, निपुणिका और सुचित्रा। ठीक है, सुचित्रा किस उपन्यास की पात्र हैं। ठीक है, निपुणिका और सुचित्रा। ठीक है, यहाँ पे सुचित्रा होना चाहिए। किस उपन्यास की पात्र हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, गढ़कुंडार, वैशाली की नगर बधू और काल कथा, कली कथा होना चाहिए, कली कथा, बाया बाईपास। इस तरह से हम काल कथा क्या आइए। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा में ये पात्र हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बन गया है। काव्यात्मक भावुकता किस रचनाकार की कहानियों में पाई जाती है। ठीक है, काव्यात्मक भावुकता। ठीक है, यानी कि उनके जो कहानियां हैं उनमें से काव्य की गंध भी आती है। गंध मतलब ये मान के चलिए आपकी काव्यात्मक है वो। ठीक है, प्रेमचंद प्रसाद। ठीक है, और विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, इनको ले लीजिए। ठीक है, तो काव्यात्मक भावुकता जो पाई जाती है वो पाई जाती है प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों में। देखिए, जयशंकर प्रसाद की कहानियों में आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते थे कि जयशंकर प्रसाद जी कभी भी रहे हैं छायावाद के प्रवर्तक, उनको वर्तमान में स्वीकार किया जाता है, तो वो छायावाद के क्या रहे हैं, कवि रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो कवि होने पर उनके गद्य में काव्यात्मकता आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेखिका नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हैं। नई कहानी आंदोलन से कौन सी लेखिका जो जुड़ी हैं। चित्रा मुदगल, मृणाल पांडे, नासिरा शर्मा या उषा प्रेमवदा। ठीक है, तो बहुत आसान था ये प्रश्न था। ठीक है, यहाँ पे डी विकल्प यानी कि उषा प्रेमवदा सही हो जाता। वापसी कहानी 1960 में उनकी प्रकाशित हो जाती थी, जिस कारण इनको नई कहानी का जो वो रचनाकार माना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु को कौन सा नाटक जो अनुदित है। चंद्रावली, प्रेम जोगनी, नील देवी या कर्पूर मंजरी। तो अनुदित नाटक की यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा, चौथा विकल्प से हो जाएगा कर्पूर मंजरी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, स्त्री चेतना की दृष्टि से महत्वपूर्ण नाटक है दोस्तों। स्त्री चेतना की दृष्टि से महत्वपूर्ण नाटक जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या अजात शत्रु। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प ध्रुव स्वामिनी सी से ही जाएगा, क्योंकि स्त्री के नाम पर ही इस नाटक का नामकरण भी हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे। ठीक है, इससे कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं थी। यहाँ पे अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सोने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। उपयुक्त पंक्ति किस नाटक से उद्धृत हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न मुझे लगता है, मुझे तो बहुत आसान सा लग रहा है। अंधायुग, आधी अधूरी, चंद्रगुप्त या सिंदूर की होली। दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं वीडियो को पॉज। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और खुद हल करिए इनको। तो अंधायुग का ये दोस्तों है दोस्तों ये कथन। ठीक है, क्या है ये, अंधायुग का कथन है, प्रहारी यहाँ पे कह रहे हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की नहीं है दोस्तों। मनोविकार विषयक, साहित्य सिद्धांत विषयक, साहित्य लोचन विषयक, लालित्य विषयक। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लालित्य विषयक नहीं है। ललित निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे ही कर सकते थे। मनोविकारग्रस्त विषयक उनके निबंध मिलते हैं, साहित्य सिद्धांत विषयक भी हैं उनके मिलते हैं, साहित्य लोचन विषयक भी उनके मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं ललित निबंधकार। अगला देखिए, अशोक के फूल पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 42, 47, 48 या 54। ठीक है, अशोक के फूल। तो यहाँ भी आपका विकल्प क्या सही हो जाता है दोस्तों, 1948 ही विकल्प सही है। ठीक है, कुबेरनाथ राय के निबंधों का संबंध भारत के किस प्रदेश से है। ठीक है, कुबेरनाथ राय के जो निबंध है, निबंधों का संबंध भारत की किस प्रदेश से है या प्रांत से है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध विधिनिवास मिश्र का नहीं है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार बना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंद्र हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, आम फिर बौरा गई।
ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों, 2013 में भी ये प्रश्न पूछा गया था और 2014 में भी ये प्रश्न बन रहा है। ठीक है, तो आम फिर बौर आगे इनका निबंध नहीं है। अगला देखिए, चारेदंडी के अनुसार काव्य सृजन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की अनिवार्यता नहीं है? नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल भावज्ञता, निरंतर अभ्यास या प्रशिक्षण। तो आचार्य दंडी के अनुसार काव्य सृजन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की अनिवार्यता नहीं है? दोस्तों आचार्य दंडी एक ऐसे आप कह सकते हैं कि संस्कृत आचार्य हुए हैं जिन्होंने ये कहा है दोस्तों। तो किसकी नहीं होनी चाहिए? आपके ये विकल्प थे, तो विकल्प यहाँ पे दोस्तों क्या सही हो जाता आपका? प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, नैसर्गिक प्रतिभा की भी आवश्यकता है काव्य सृजन के लिए। ठीक है, निर्मल भावज्ञता का भी है, निरंतर अभ्यास भी, प्रशिक्षण। काव्य सिखाया नहीं जाता है दोस्तों। ठीक है, काव्य जैसे मैं कहूँ कि कविता लिखना, मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कविता किस तरह से लिखी जाती है, तो वो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि भाव जो आपके हैं वो आपके ही हैं। उस तरह से आप किस तरह से उत्कीर्ण करते हैं अपने भावों को, वो आप पे ही क्या है, निर्भर करता है। ठीक है, तो कविता लिखना या साहित्य लिखना सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, वो तो हमें नैसर्गिक प्रतिभा, इनकी प्राकृतिक प्रतिभा होती है, हमारी निर्मल भावज्ञता होती है। ठीक है, और निरंतर अभ्यास से हम सीखते हैं। ठीक है, परंतु आचार्य दंडी ने यहाँ पे कहा था काव्य सृजन के लिए, ठीक है, काव्य हेतु के लिए उन्होंने कहा था कि अगर प्रतिभा नहीं भी है, ठीक है, तो भी हम काव्य सृजन कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? निरंतर अभ्यास से। ठीक है, निरंतर अभ्यास से हम जो वो काव्य सृजन कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से रस सिद्धांत के व्याख्याकार नहीं हैं? भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और भामह। ठीक है, तो भामा नहीं है दोस्तों। ठीक है, भामा तो बेसिकली खुद ही क्या ही अलंकारिक है, यहाँ पे अभिनव गुप्त होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली रस सिद्धांत के जो व्याख्याकार आचार्य हुए हैं दोस्तों, वो 11 आचार्य हुए हैं, परंतु उनमें से 4 ही प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। रस मीमांसा के लेखक कौन हैं दोस्तों? रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? केशव प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, स्वयं सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं दोस्तों, वो हो जाएंगे आपके रामचंद्र शुक्ल। रस सिद्धांत के लेखक कौन है दोस्तों? वो हो जाएंगे आपके नगेंद्र जी। ठीक है, रस सिद्धांत और रस मीमांसा में अंतर है। ना ह्यम रसादरते कश्चिदार्था प्रवर्तते। ठीक है, ये संस्कृत का पंक्तियाँ दोस्तों। ना ह्यम रसादरते कश्चिदार्था प्रवर्तते, ये कथन है दोस्तों। किसका है? भर्तमुनि, वामन का, शंकु का या मम्मट का। ठीक है, तो ये किसका कथन है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका भरत मुनि का है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, यद्यपि रत्नाकर का काव्य छंद, शब्द मैत्री, अलंकार आदि की दृष्टि से उत्कृष्ट है, किंतु उसकी विषय वस्तु अनिवार्य नहीं, अतः वह पृष्ठपेषण है। जो काव्य अनिवार्य नहीं, उसे महान नहीं कहा जा सकते। ठीक है, या कह सकते हैं। उपयुक्त कथन के आलोचक कौन है दोस्तों? यहाँ पे रत्नाकर के विषय में बातचीत की जा रही है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी बाजपेयी और मिश्र बंधु। तो ये किसका कथन है दोस्तों? नंद दुलारी बाजपेयी जी का है। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी में लोकमंगल की अवधारणा के लोकमंगल की जो अवधारणा है, ठीक है, उसके स्थापक को आलोचक हैं या संस्थापक आलोचक हैं। ठीक है, लोकमंगल की अवधारणा। तो आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और विजय देवनारायण शाही। तो दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे ए सही हो जाएगा, लोकमंगल की अवधारणा, इनका निबंध भी है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा मार्क्सवादी समीक्षा के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों? ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, रूपवाद। तो कौन सी नहीं आती है, ये आपने मुझे बताना था। तो यहाँ पे रूपवाद नहीं आएगा। रूपवाद क्या है? ठीक है, ये लग्नक सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, अनुकरण सिद्धांत का आधार ग्रंथ क्या है दोस्तों? अनुकरण जो सिद्धांत है उसका आधार ग्रंथ क्या है? ऑन पॉलिटिक्स, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, ऑल लिटरेचर एंड आर्ट, आर्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो अनुकरण सिद्धांत जो ये अरस्तु का है, तो उसकी यहाँ पे बातचीत की जा रही है। ठीक है, तो किसका है या मतलब किसका सिद्धांत कौन सा, ये आपसे पूछा कि तो ऑन पॉलिटिक्स। अगला देखिए, साहित्य समीक्षा सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? ठीक है, साहित्य समीक्षा सिद्धांत, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ा होगा ये सिद्धांत, तो आपको यहीं भी लिखा था। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? डॉक्टर ब्रैडले, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड, सैमुअल जॉनसन। ठीक है, तो ये 4 आपके विकल्प थे, तो इसमें से आपका जो विकल्प आई.ए. रिचर्ड है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, पेरी इप्स ग्रंथ
केंद्रित है। किस पर केंद्रित है दोस्तों? पेरिप्सस ग्रंथ। संप्रेषण सिद्धांत पर, उदात्त तत्व पर, अभिव्यंजनावाद पर, विरेचन सिद्धांत पर। पेरिप्सस, ठीक है। तो ये किस पर आधारित है दोस्तों? उदात्त तत्व पर। पेरिप्सस जो ये रचना है दोस्तों, ये है आपकी लोंजाइनस की, ठीक है, और इसमें ही उदात्त तत्व जो उसकी समीक्षा की गई हुई है। अगला देखिए, हम सफल या बेहतर अभिव्यंजना को ही सौंदर्य कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अभिव्यंजना जब सफल होती तो अभिव्यंजना नहीं रह जाती। उपयुक्त कथन किसका है दोस्तों? ये आई ए रिचर्ड, लोंजाइनस, प्लेटो का, बेनेदेत्तो क्रोचे का, ठीक है। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बेनेदेत्तो क्रोचे। देखिए दोस्तों, अभिव्यंजना सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, अभिव्यंजना सिद्धांत किसका था? क्रोचे का था, बेनेदेत्तो क्रोचे का। तो यहाँ पे अभिव्यंजना की बात ऊपर की जा रही थी, तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि ये सिद्धांत या जो वाक्य है, पंक्ति किसकी है। अगला देखिए, विरेचन सिद्धांत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शुद्धिकरण, दोष प्रक्षालन या शमन या परिष्कार, ठीक है। तो विरेचन का अर्थ क्या होता है? शुद्धिकरण करना दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, नई समीक्षा पर केंद्रित पुस्तक, ठीक है, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941, ठीक है, 1941, ठीक है। 1941 के लेखक कौन है? ठीक है, टी एस इलियट, रेने वेकेल, जॉन क्रोरैम्सन और उसका आई ए रिचर्ड, ठीक है। तो कौन है दोस्तों इसके लेखक? न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक कौन हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जॉन क्रोरैम्सन इसके लेखक हैं। अगला देखिए, किस पाश्चात्य विद्वान ने पहली बार न्यू क्रिटिसिज्म यानी कि नई समीक्षा शब्द का प्रयोग किया? तो कौन थे वो? एलन टैट थे, रॉबर्ट पेन बारेन थे, प्रोफेसर एस ई स्पिनगार्न थे या क्लिंथ ब्रुक्स थे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही जाता दोस्तों? प्रोफेसर एस ई स्पिनगार्न, ठीक है, ये थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत से है? पद्मावत से ली गई है। मोर दुही नैन चुभई जसियोरी, ठीक है। कथा एक में दिए उपाय, कहत मीठ ओ सुनत सोहाई। ऊंच पंथ प्रेम का होई, तही महा ऊंच भई सब कोई। तहाँ सकल सुख मंगल कष्ट न साथ, ठीक है। तो ये पंक्तियां पद्मावत की कौन से विकल्प में है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाता है दोस्तों? यहाँ पे विकल्प आपका ए ही सही हो जाता है, मोर दुही नैन चुभई जसी ओरी, ठीक है, पहला ही विकल्प सही है आपका। अगला देखिए, दधि दुर्वा रोचन फूल फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार मामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी, ठीक है। रामचरितमानस की उपरोक्त पंक्तियां हैं। ये रामचरितमानस में किस संदर्भ में आई है पंक्ति, ये पूछा गया है। राम द्वारा लंका विजय के बाद अयोध्या आने के समय की है। सीता स्वयंवर के बाद राम के जनकपुर से आने के समय की है। राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म के समय की है। राम सीता लक्ष्मण के वन गमन के समय की है। तो किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नभ तुलसी दल मंगल मूला, हो क्या, भरी भरी हेमथार बामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी, ठीक है। तो किस समय की हो सकती हैं पंक्तियां, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार इनको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना है। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं, राम द्वारा लंका विजय के बाद अयोध्या आने के समय की है ये पंक्तियां, ठीक है। विकल्प ए सही है आपका। उधो बिरहो प्रेम करे, ज्यों बिन पुटपट गहे न रंगही, पुट गहे रसही परे। जो आवो घट दाहत अनल तनु, तो पुनि अमीय भरे, ठीक है। उपरोक्त पंक्तियां किस पुस्तक से उद्धृत हैं दोस्तों? ये जो पंक्तियां हैं किस पुस्तक से उद्धृत हैं? भ्रमर गीत सार, पद्मावती, उद्धव शतक। तो किससे उद्धृत हैं ये पंक्तियां, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भ्रमर गीत सार से उद्धृत हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? कबीर के आलोचक, कबीर परिचय, कबीर के कुछ और आलोचक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प तीसरा सही हो जाता, क्योंकि कबीर, देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, ठीक है, तो उन्होंने कबीर को वहाँ पे तुलसीदास, सूरदास और जायसी के मुकाबले उनको जो कम अहमियत दी, ठीक है, या उनका जिक्र कम किया, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कबीर नामक एक अलग से पुस्तक लिखनी पड़ी। अगर हिंदी साहित्य में कबीर को किसी ने प्रतिष्ठा दिलाई है तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, कबीर नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। अगला देखिए, शक्ति के विद्युत कर्ण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो हो निरूपाय समन्वय उसका करी, समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। देखिए सर्ग से हैं दोस्तों ये, ठीक है। ये कामायनी की पंक्तियां हैं, तो किस सर्ग से ली गई है?
ये आपसे पूछा गया है। श्रद्धा, लज्जा, इड़ाया, आनंद, तो ये श्रद्धा सर की पंक्ति है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, राम की शक्ति पूजा का काव्य रूप क्या है दोस्तों? राम की शक्ति पूजा जो है क्या है? ये गीति नाट्य है, गीति काव्य है, प्रबंध है या मुक्तक है, ठीक है। तो राम की जो शक्ति पूजा है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका? राम की शक्ति पूजा का काव्य रूप क्या है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा का जो काव्य रूप है वो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों प्रबंध यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रबंध है ये, ठीक है। अब प्रबंध किस तरह से है? तो यहाँ पे एक तरह से कथा ही चलती है। कई विद्वानों ने राम की शक्ति पूजा को दोस्तों खंड काव्य की श्रेणी में रखने का प्रयास भी किया है, ठीक है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। मुक्त का हम नहीं कह सकते इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र जो कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहानी चलती है, कथा चलती है, ठीक है। तो चलिए अगला लिख लीजिए, प्रियंबंध का उल्लेख आगे की किस कविता में हुआ है? असाध्य वीणा, कितनी शांति कितनी शांति, ये मेघ साहसिक सैलानी, नदी के द्वीप, तो असाध्य वीणा में हुआ है दोस्तों। किस में हुआ है? असाध्य वीणा में हुआ है। चलिए अगला देखिए, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की अंतिम पंक्तियाँ क्या हैं दोस्तों? ठीक है, मुक्तिबोध की अंधेरे में जो कविता है उनकी अंतिम पंक्तियाँ क्या है? पता नहीं जाने कहाँ वह है, रिहा छोड़ दिया गया मैं, परम विभक्ति अनिवार्य आत्म संभवा, वह जेब किसी एक फटे हुए मन की, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा अंतिम पंक्तियाँ हैं अंधेरे में कविता की। अगला देखिए, फांसी, जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियाँ, हमारे विश्वास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कथाकार की हैं दोस्तों? प्रेमचंद की, यशपाल की, अज्ञे की या फणीश्वरनाथ रेणु की। तो ये किसकी पंक्तियाँ हो सकती हैं दोस्तों? ये अज्ञे जी की पंक्तियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। किसकी पंक्तियाँ हैं? ये अज्ञे जी की पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये। चलिए अगला देखिए, हिंदी में कृषक संस्कृति का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा गया है दोस्तों? ठीक है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य, देहाती दुनिया, राग दरबारी, मैला अंचल और गोदाम। तो ये आसान था प्रश्न था, गोदान को कहा गया है। अगला देखिए, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपरोक्त पंक्ति प्रसाद ने किसके मुख से कहलाई है दोस्तों? कर्नेलिया, देवसेना, श्रद्धा या मधुलिका, ठीक है। तो किसके मुख से कहलवाई हैं दोस्तों? ये कॉर्नेलिया के मुंह से कहलवाई हैं दोस्तों। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। आधे अधूरे का प्रकाशन क्या है दोस्तों? 1954, 1963, 1959 या 1969? तो 1969 है दोस्तों आधे अधूरे का प्रकाशन। अगला देखिए, गोदान के अंत में निम्नलिखित पंक्तियां दासा तीन से किसने कही है? महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे है, इनका गोदान है। झुनिया, धनिया, गोबर या बोला। तो ये किसने कही है दोस्तों? धनिया, जो कि इनकी पत्नी थी, होरी की पत्नी थी, ठीक है। इन्होंने ये कही थी पंक्तियां। चलिए अगला देखिए, छायावाद के समर्थ आलोचक कौन रहे हैं दोस्तों? छायावाद के समर्थ आलोचक नंदुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान और मलेश। तो नंदुलारी वाजपेयी छायावाद के समर्थ आलोचक रहे हैं, और छायावाद को हिंदी साहित्य में अगर किसी ने प्रतिष्ठा दिलाई है तो वो कौन है? नंदुलारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किस रचनाकार का संबंध इलाहाबाद से नहीं है दोस्तों? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो इनमें से कौन है दोस्तों ऐसे जो इलाहाबाद से संबंध नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा का इलाहाबाद से संबंध रहा है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इलाहाबाद से संबंध रहा है, ठीक है, क्योंकि जब वो उनकी मृत्यु होती तो इलाहाबाद में होती है, ठीक है। और महादेवी वर्मा तो इलाहाबाद से संबंध रही ही हैं, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सुमित्रा नंदन पंत जब उत्तरांचल से, इनके उत्तराखंड से जब रहने के लिए चलते हैं तो वो इलाहाबाद में रहते हैं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए अगर देखिए, मित्रों मरजानी के लेखक कौन है दोस्तों? मृणाल पांडे, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल या मृदुला गर्ग, ठीक है। तो मित्रों मरजानी की जो लेखिका हैं दोस्तों वो हो जाएंगी आपका कृष्णा सोबती जी, ठीक है। अगला देखिए, जूठन के लेखक कौन है दोस्तों? जूठन जो ये आत्मकथा है, बेसिकली दलित आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? मोहनदास नैमिषारय, सुशीला टकभौरे, तुलसीदास या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसका प्रकाशन है 1997। चलिए अगला देखिए, विखंडनवाद के जनक कौन हैं दोस्तों? जॉक देरिदा, मिशेल फ्रूको, रोलावार्थ और जूलिया क्रिस्तोबा, ठीक है। ये चार आपके विकल्प थे, तो यहाँ पे जॉक देरिदा आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक का संबंध हिमाचल प्रदेश से रहा है दोस्तों?
ठीक है, हिमाचल प्रदेश से रहा है। रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने कहा था कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी से हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षा होगी वहाँ से प्रश्न बनेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का हिमाचल प्रदेश के गुलेर रियासत से संबंध रहा है। बेसिकली अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है वो राजस्थान के जयपुर में ही होता है। ठीक है, जयपुर में 1903 में जब इनका जन्म होता है, 1903 में तो नहीं होता जन्म, 1903 में तो इन्होंने पत्रिका का संपादन किया था, समालोचक नामक पत्रिका का। ठीक है, 1883 की ईस्वी के आसपास इनका जन्म होता है। ठीक है, तो इनके जो पूर्वज थे, देखिए इनके जो दादा पिता जी जो थे वो हिमाचल प्रदेश के गुलेर रियासत से संबंधित, तो गुलेरी यहाँ पे लिखा लगा भी इनके नाम के साथ, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, तो गुलेरी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 75 प्रश्न, आज हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। 2014 का हमने देख लिया है, अगला हम देखेंगे 2015 का, उसके बाद 2017 का देखेंगे और उसके बाद 2018 का देखेंगे और फिर HP सेट हमारा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट। ठीक है, P/Q तो हम देख ही रहे हैं, अब देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट आपके 25 नहीं 27-28 तक हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों, 26 तक। ठीक है, 28 को आपका पेपर है, तो 26 तक हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ठीक ठाक तरीके से, ऑनलाइन भी करेंगे यानी कि लाइव भी करेंगे। ठीक है, तो ये था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।